आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल आर के डायरेक्ट क्लासेस में स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अच संधि, जिसके अच संधि के 3 प्रकार हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब चौथा प्रकार है अपना वृद्धि संधि, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची ये वृद्धि संधि का सूत्र है। अब वृद्धि संधि के अंतर्गत देखेंगे कि हम कैसे ये सूत्र को अप्लाई कर रहे हैं। वृद्धि मतलब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद प्लस के बाद एच होना चाहिए। एच प्रत्याहार क्या होना चाहिए? एच प्रत्याहार होना चाहिए। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, आई, औ ये वर्ण आएंगे। तो धन से पहले अ या आ और धन के बाद एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों वर्ण होने पर उन दोनों के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर अ या आ और एच, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश में वृद्धि आदेश होगा तो वृद्धि होगी ये तीनों वर्ण आ, आई, औ, ये वृद्धि होगी। ठीक है, शर्त क्या अपने? प्लस से पहले अ या आ होना चाहिए, प्लस के बाद एच प्रत्याहार होना चाहिए। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, आई, औ ये शर्त मिलने पर उनकी जगह पर वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश में आ, आई, औ। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो हम उदाहरण के माध्यम से एक एक देखेंगे। ठीक है, पहला हम देखेंगे अ या आ के बाद ए रहेगा, तो अ या आ के बाद ए रहेगा तो ऐ आदेश होगा। क्या आदेश होगा? ऐ आदेश होगा। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, एक धन एक ह। एक धन एक ह ये अपना उदाहरण है। ठीक है, मतलब संधि किया हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, एक को हम अलग करेंगे, एक क, इसमें क में क्या छिपा हुआ है? क। ठीक है, प्लस के बाद क्या है? शर्त के अनुसार अपने एक स्वर वर्ण आ रहा है। ठीक है, इसको अलग लिखेंगे। अब इन दोनों की जगह पर आदेश क्या होगा? ऐ। क्या आदेश होगा? ऐ आदेश होगा। किया, इधर क्या शेष रहा? क हलंत हो जाएगा। ठीक है, इधर क हलंत हो जाएगा और ये क रहेगा, ये विसर्ग, ये विसर्ग। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। अब ए इस क में ये ऐ इसमें मिल जाएगा तो एकई कह रूप बनेगा। ठीक है, आया समझ में? एक ही कह रूप कैसे बना। ठीक है, आगे आपको समझ में एक है प्लस एक प्लस एक ह। ठीक है, तो एक क में अ निकाल दिया, बाद में ए है, इन दोनों के स्थान पर हमने ऐ आदेश किया तो रूप अपना बना एक ही क। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। गंगा धन ओघः। गंगा धन ओघः, इसको हम अलग अलग करेंगे, विभाजन कर देंगे। गंगा में से आ निकाल दिया तो गंग रहेगा, इसमें ये आ, इधर से ओ को भी अलग कर देंगे और घ को भी अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे देखेंगे। इन दोनों अ या आ के बाद ओ है तो आदेश क्या होगा? औ आदेश होगा। इन दोनों की जगह पर आदेश क्या होगा? औ। ठीक है, अब इसको, ये गंग है, इसे इधर घ, अब इसको जोड़ देंगे। ये औ है, इस घ में मिल जाएगा तो गंगौ और ये गह, रूप क्या बनेगा? गंगौ गह। आ गया समझ में? अ या आ के बाद ओ रहेगा, अ या आ के बाद ओ रहेगा तो आदेश क्या होगा? औ होगा। ठीक है, इन तीनों में से एक ही आदेश होगा।
और यहाँ के बाद ओ रहेगा तो आदेश औ होगा। ठीक है, अ यहाँ पर गंगा में आ था, उसके बाद ओ है आ, ओ था तो आदेश औ कर दिया, शब्द बन गया अपना गंगौ गह। आ गया समझ में। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। महाधन ऐश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्यम। ठीक है, अब महा में से हम अलग अलग करेंगे। महा में से आ निकाल दिया, म ह हलंत हो जाएगा, इसमें से ए ऐ अलग कर दिया, ऐश्वर्यम। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसकी जगह पर आदेश करेंगे। पहले तो क्या आदेश होगा, और यहाँ के बाद ऐ रहेगा तो ऐ आदेश होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर आ है और पीछे भी ऐ है दोनों, तो इन दोनों की जगह पर ऐ आदेश होगा। ठीक है, ये मह, इन दोनों के पीछे का ऐ आदेश होगा, इधर से ये पीछे श्वर्यम। अब इसको जोड़ेंगे, ह में ये ऐ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, हई बन जाएगा, महई। और ये श्वर्यम, महेश्वर्यम। क्या बन गया, महेश्वर्यम, रूप अपना बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ आ के बाद ए रहेगा तो ऐ आदेश होगा, और यहाँ आ के बाद ओ रहेगा तो औ आदेश होगा, और यहाँ आ के बाद ऐ है तो ऐ आदेश होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चौथा देखेंगे। चौथा उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ आ के बाद क्या रहेगा, औ, तो आदेश क्या होगा, औ। आदेश क्या होगा, औ। जैसे उदाहरण है महाधन औषधि। महाधन औषधि, ये अपने उदाहरण है। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे। अब इस महा में से आ निकाल दिया तो क्या रहेगा, मह रहेगा, आ अलग कर दिया, प्लस के बाद औ है, इसको भी हम अलग लिख देते हैं, ये पीछे रहेगा शधि। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पर, और यहाँ आ और औ की जगह पर आदेश होगा औ। क्या आदेश होगा, औ। ठीक है, इधर क्या रहा, मह रहा, इधर क्या रहा, शधि रहा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये ह हलन था, आधा था, उसके अंतर्गत औ मिल गया तो क्या बनेगा, महौ, और ये शधि। रूप क्या बनेगा, महौषधि। महौषधि रूप बनेगा। ठीक है, तो वृद्धि संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नियम क्या रहेगा, अ यहाँ आ के बाद एच वर्ण, मतलब एच प्रत्याहार रहेगा तो ए ओ ऐ औ रहेगा। मतलब अ यहाँ के बाद कौन से वर्ण रहेंगे, दीर्घ वर्ण। पहले हम जिससे पहले एक संधि पढ़ी थी, गुण संधि, इसके अंदर का भी क्या था, नियम क्या था, अ यहाँ आ के बाद क्या था, ऋष वर्ण थे, ई प्रत्याहार था, क्या था उसके अंदर, ई उ रे और नृ, ये ऋष वर्ण थे, तो उसके अंतर्गत तो कौन सी संधि हो रही थी, गुण संधि। यहीं पर वही है, और यहाँ के बाद दीर्घ वर्ण आ रहे, ए ओ ऐ औ आ रहा है। ठीक है, तो दीर्घ आदेश होगा ये वाला। ठीक है,
तो आप अच्छे से समझ गए होंगे वृद्धि संधि। अब हम नेक्स्ट अगली संधि दीर्घ संधि पढ़ेंगे। अब दीर्घ संधि नेक्स्ट अपनी है। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घः। अकह, ठीक है, अकह मतलब अक प्रत्याहार। प्रत्याहार हमने पढ़े थे, ठीक है, माहेश्वर सूत्र इसके अंतर्गत हम प्रत्याहार हमने बनाए थे। तो जो पहला प्रत्याहार ही बन रहा है अक प्रत्याहार, अ से लगा करके क के मध्य आने वाले वर्ण, ठीक है। तो अक सवर्ण मतलब उसके जैसा ही, प्लस के बाद भी क्या होना चाहिए? सवर्ण। अक के जैसा ही, अक मतलब प्लस से भी पहले अक चाहिए और प्लस के बाद भी अक चाहिए। तो उन दोनों की जगह पर आदेश क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ आदेश होगा। इन दोनों अक की जगह पर आदेश क्या होगा? दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे। देखो अक मतलब प्रत्याहार, उसके अंदर जो वर्ण आएंगे वो अ, ई, उ, री और ली। ये प्लस से पहले और प्लस के बाद समान अक होने चाहिए। प्लस के बाद भी क्या होने चाहिए? समान अक। तो प्लस से पहले अ, ई, उ, री, ली, प्लस के बाद भी अ, ई, उ, री और ली रहेगा। तो उन दोनों की जगह पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। उन दोनों की जगह पर क्या होगा? दीर्घ एकादेश। जैसे अ प्लस से पहले भी अ है, प्लस से बाद भी अ है, तो उन दोनों की जगह पर आ आदेश होगा, ठीक है। अ, ई, उ, री, ली। अब ये मत समझना कि यहाँ पर ऋस्व स्वर है मतलब ऋस्व ही रहेंगे। यहाँ पर दीर्घ भी हो सकती है, आ भी हो सकता है। आ प्लस से पहले आ हो सकता है, प्लस के बाद भी आ हो सकता है। तो दोनों आ रहेंगे तो भी आदेश क्या होगा? दीर्घ एकादेशी होगा, आ ही आदेश होगा। जैसे प्लस से पहले बड़ी ई है, प्लस के बाद भी बड़ी ई है, ई दोनों बड़ी ई है, लेकिन आदेश क्या होगा? बड़ी ई ही आदेश होगा। ऐसा सब में होगा। लृ वर्ण है और उसका लृ ही रहेगा, क्योंकि लृ वर्ण है जो उसका कोई दीर्घ नहीं है, ठीक है। उसका दीर्घ आदेश नहीं है, मतलब लृ ही आदेश होगा। अब हम एक एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। पहला उदाहरण है अपना मूर्धन अरि। मूर्धन अरि, मूर, ठीक है, उसमें से हमने र में से अ निकाल दिया और प्लस के बाद भी अपने पास अ है और ये री। प्लस से पहले अ है, प्लस के बाद भी अ है, मतलब दोनों की जगह पर दीर्घ एकादेश होगा। अक प्रत्याहार यहाँ पर भी है, अक प्रत्याहार यहाँ पर भी है, तो दोनों की जगह दीर्घ एकादेश क्या हो जाएगा? आ। क्या होगा? आ होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे। मोर दोनों की जगह पर आ आदेश कर दिया और ये री। शब्द क्या बनेगा? मोरा री। ये अपना शब्द बन जाएगा मुरारी, ठीक है। आ गया समझ में कि मूर्धन अरि है, प्लस से पहले भी अ आ रहा है, प्लस के बाद भी अ आ रहा है, तो शब्द बनेगा मुरारी। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। देवधन आलय, ठीक है। देवधन आलय, इसको अलग अलग करेंगे। देवो में से अ निकाल दिया, वो हलंत हो जाएगा, और ये लिख दिया, आलय बाद में है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। अब देव, इसमें से अ निकाल दिया, वो कैसा हो जाएगा? हलंत, और प्लस से पहले मतलब अपने अप्रत्याहार है, प्लस के बाद भी अप्रत्याहार है, तो इन दोनों की जगह पर, ठीक है, ये आ, इन दोनों की जगह पर आदेश क्या होगा? आ। इधर ये देव और ये इधर लय। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो वो हलंत है, आधा है, बाद में स्वर है, तो ये स्वर
व्यंजन में मिल जाएगा तो देवा बन जाएगा और पूरा शब्द बनेगा देवालय। ठीक है ना, आया समझ में? ऐसे इस तरह से ये बनेगा। प्लस से पहले भी अपने अक होना चाहिए, प्लस के बाद भी अक होना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपने। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जैसे मति, मति धन इच्छा, ये अपने उदाहरण है। अब इसको अलग अलग करेंगे। मति में से ई निकाल दिया, क्या निकाल दिया? तो शब्द कैसे जाएगा? मत, ये छोटी ई निकाल दी, इधर भी ई। ठीक है, ये ई अलग रहेगा। इन दोनों की जगह पर दीर्घ ई हो जाएगा। ये मत हलन है इसे इधर चा। ठीक है, अब जोड़ेंगे। दीर्घ इस त में मिल जाएगा तो ई कैसे हो जाएगी? बड़ी, और रूप बनेगा मत्ती छा। आया समझ में कैसे बना? ई दोनों इसमें से ई निकाल दिया, ये ई दोनों ई की जगह जगह दीर्घ ई हो गया, शब्द बनेगा मति छाया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, भानु धन उदय, भानु धन उदय। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे। भानु में नू में से ऊ निकाल दिया, भानो नौ हलन से हो जाएगा, ये ऊ बाद में ऊ, और ये उदय। ठीक है, दोनों ऊ की जगह पर प्लस से पहले और प्लस के बाद आदेश दीर्घ ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, ये इधर, ये भान, ये दय। ठीक है, अब इस नौ में ऊ मिल जाएगा तो नू कैसा हो जाएगा? बड़ा। शब्द क्या बनेगा? भानु दय। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट तरीका देखते हैं। पितृधन, पितृधन ऋकारो, पितृधन ऋकारो। इसमें से हमने पितृ में तो में से री निकाला, पी तो ये री प्लस ये री और ये कारो। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पर दीर्घ री आदेश होगा, ये छोटी री। ठीक है, और ये दो बार यूं घुमाने पर ये दीर्घ हो जाएगा। पी तो यहाँ पर ऐसे ही, और इधर ये पीछे कार। अब इन सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो में री मिलेगी तो इस तरह से ये दीर्घ री हो जाएगा और शब्द बनेगा पितृकारो। ठीक है, आ गया समझ में? सभी एक एक उदाहरण हमने देख लिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीति, नीति धन ईश, नीति धन ईश। ठीक है, इसको करेंगे। अब नीति में ती में से हमने ई निकाला तो शब्द बनेगा नित्य, और ये अलग किया, प्लस के बाद भी ई बड़ी और ये श। इन दोनों की जगह पर बड़ी ई आदेश हो जाएगा, इधर नित्य और ये श। अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नी, और ये तमें क्या मिलेगा? ई मिलेगा। कौन सी? वो भी बड़ी, और रूप बनेगा नीतीश। ठीक है, नीतीश किसी का नाम है अगर तो दोनों नी
ई की मात्रा है वो बड़ी रहेंगी। यहाँ पर एक गुण संधि का अपवाद है जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, जिसका सूत्र है, सूत्र क्या है, रीते च तृतीया समासे। ठीक है, ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है कि अगर रित शब्द अ या आ के बाद, अ या आ के बाद रित शब्द आएगा तो गुण न होकर के क्या होगा, दीर्घ होगा। अपने नियम के अनुसार अ या आ के बाद रीस्व स्वर आ रहा है तो गुण संधि होती थी, लेकिन यहाँ पर रित शब्द अगर रहेगा, जैसे ये वर्ण है री, वो कैसा है, रीस्व स्वर है, नियम के अनुसार अपने होना चाहिए गुण संधि। यस, ये क्या है, अपने गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, अपवाद है वो किस में आएगा, दीर्घ संधि में आएगा। सूत्र के अनुसार रीते च तृतीया समासी ये सूत्र है, इसके अनुसार अगर यहाँ के बाद अ या आ के बाद रिच शब्द है तो उसमें दीर्घ संधि होगी, न कि गुण संधि होगी। ठीक है, क्या है अपने नियम, और यहाँ आ के बाद रिच शब्द, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सुख धन रित, सुख धन रित ये शब्द है, इसको विभाजन करेंगे अलग अलग, सुख हलंत हो जाएगा, इसमें से अ निकला, प्लस के बाद में रे और त। और अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, अ प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद री है, नियम के अनुसार गुण संधि होगी, लेकिन यहाँ पर रित शब्द होने के कारण गुण संधि न होकर के यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। ठीक है, इस की जगह पर आदेश से क्या होगा, आ, और बाद में री है जिस कारण से र जुड़ेगा, आदेश क्या होगा, आ। यहाँ पर सुख हलंत और ये तो अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुखार्त, सुखार्त ये अपना शब्द बनेगा। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 10 धन ऋण, 10 धन ऋण, इसको अलग अलग करेंगे। 10 में से अ निकाल दिया, श हलंत हो जाएगा, अ के बाद री है और ये अण, इन दोनों की जगह पर आदेश होगा आर, ये 10 हलंत और ये अण। अब इसको जोड़ेंगे, च कैसा है, हलंत है, उसके अंदर ये पीछे वाला आ जो स्वर है वो व्यंजन में मिल जाएगा, जो शाप वो बन जाएगा, और ये र हलंत है जो उरण रपण एक सूत्र है, उस सूत्र के कारण ये ऊपर चला जाएगा, रभरत्व हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दशानह। ठीक है, ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो गुण संधि के अपवाद है, मतलब वो गुण संधि के अंतर्गत न आकर के दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। अच संधि का नेक्स्ट भेद है अपने पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि का सूत्र है इंग पदांतादति। ठीक है, इंग पदांतादति, ये इंग क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, इंग प्रत्याहार के वर्ण अंतर्गत वर्ण आएंगे ए और ओ, ए और ओ, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। तो पूर्व रूप संधि में क्या है, प्लस से पहले ओ, ए और ओ, और प्लस के बाद अ होगा, तो इस अ का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। मतलब पूर्व रूप मतलब ये अ या तो इस ए में मिल जाएगा या फिर इस ओ में मिल जाएगा। ठीक है, किसमें मिल जाएगा, इन दोनों में मिल जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मतलब पीछे जो प्लस के बाद में अ है वो हट जाएगा। ठीक है, और ये ए और ओ क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पद के अंत में होने चाहिए, वो भी किसके, धातु रूप या शब्द रूप के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, शब्द या धातु रूप के होने चाहिए, ये दोनों किसके होने चाहिए, शब्द या धातु रूप के, और बाद में भी क्या होना चाहिए, और ये पूरी शर्त मिलने पर पूर्व रूप संधि होगी। ये पूरी शर्त
मिलेगी तब जाके पूर्व रूप संधि होगी। पूर्व रूप संधि होने पर अ का लोप हो जाएगा और उसकी जगह पर ये अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अवग्रह चिन्ह। ये अवग्रह चिन्ह है इंग्लिश में एस आकार का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण अपने ले लेते हैं, ग्रामे धन अस्याः, ग्रामे धन अस्याः, ठीक है, ये एक उदाहरण है, ग्रामे धन अस्याः। अब शर्त के अनुसार अपने प्लस से पहले क्या होना चाहिए? चलो उसको अलग अलग करते हैं। ग्राम म में से ए निकाल दिया और बाद में ए और ये अ और बाद में स्याह, ठीक है। क्या समझ में यहाँ तक? पूर्व रूप संधि। अब यहाँ पर नियम ए और बाद में अ आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों की जगह पर इस अ का क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, वो इस ए में मिल जाएगा और उस अ का लोप होकर के उसकी जगह पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। और ये ए है वो कैसा होना चाहिए? धातु रूप या शब्द रूप। अब ये ग्राम है, मतलब ग्राम है वो शब्द रूप का है, ग्राम शब्द है, उसका सप्तमी एक वचन है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये अयादि संधि का अपवाद है। किसका? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या था? ए, ओ, ऐ, औ और बाद में स्वर होने पर उसकी जगह पर क्या आदेश होते थे? अय, औ, आय, आव आदेश हो रहा था, ठीक है। ये उसका अपवाद है, ठीक है। उसमें मतलब अयादि संधि का नियम भी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अपनी शर्त ये मिल रही है, धातु रूप या शब्द रूप का है, अंत में ग्रामीण, ठीक है, और बाद में आ रहा है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे। ये ग्रामे ए, इस अ इस ए में मिल गया, ग्रामे हुई है इसे, इस अ का लोप होकर के उसकी जगह पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा और शब्द बन जाएगा ग्रामेस्याः। आया समझ में? ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ततो धन अपि, ततो धन अपि, ठीक है। तो ये ओ अलग निकला और ये बाद में अपि, ठीक है। इस अ का क्या होगा? पूर्व रूप होगा। पूर्व रूप होने पर अ का लोप हो जाएगा। लोप होगा तो उसकी जगह पर ये अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। जैसे जोड़ दो वापस, ततो अ का लोप, उसकी जगह पर ये अवग्रह चिन्ह और ये अपि, क्या बनेगा? ततो पी, ठीक है। ततो पी ये शब्द है, अवग्रह चिन्ह लगाने का मतलब है अपने, अगर ये शब्द आया आपके सामने, इसका संधि विच्छेद करो यूं, तो हम ये अवग्रह चिन्ह देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले अ था, जो पूर्व रूप संधि होने के कारण उस अ का अवग्रह चिन्ह बन गया यूं, ठीक है। तो ये पूर्व रूप संधि आपको समझ में आ गई होगी। प्लस से पहले ए ओ होना चाहिए, प्लस के बाद में अ होना चाहिए, अ का पूर्व रूप होगा, पूर्व रूप होने पर अ का लोप हो जाएगा और उसकी जगह पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। संधि है अपने पररूप संधि, ठीक है। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, ये उसका सूत्र है, ठीक है। प्लस से पहले क्या होना चाहिए? अ, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? ए और ओ। तो इस अ का क्या होगा? पर रूप होगा। इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप में क्या था? प्लस से पहले ए ओ था और बाद में अ था, तो उस अ का पूर्व रूप होता था। अ का पूर्व रूप होने पर अ का लोप हो जाता और उसकी जगह पर अवग्रह चिन्ह लगा था। लेकिन यहाँ पर रूप संधि, अ क्या होगा? पहले होगा और बाद में ए ओ होगा, ठीक है। तो उस अ का क्या होगा? पर रूप होगा, मतलब ये उसका पर रूप हो जाएगा, ए ओ में मिल जाएगा ये, ठीक है। इसका कुछ परिवर्तन आगे होगा नहीं है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, और ये अ कैसा होना चाहिए वो देख लो पहले। अ होना चाहिए वो उपसर्ग का अ ही होना चाहिए, तो ही नियम लगेगा, ठीक है। ये नियम कब लगेगा? जब ये अ उपसर्ग का अ होगा और बाद में ए ओ होंगे तो पररूप संधि होगी, ठीक। ऐसा नियम एक और संधि में मिल रहा है। कौन सी संधि में मिल रहा है? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में नियम क्या है? अ यहाँ आ के बाद
दीर्घ वर्ण थी, ठीक है, ए ओ आई औ, तो क्या आदेश होता था, वृद्धि आदेश होता था। लेकिन यहाँ पर अगर अ उपसर्ग का अ है और बाद में ए ओ मिल रहा है तो पररूप संधि होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, प्रथम एषणम, प्रथम एषणम, ये अपना, ठीक है। यह प्र क्या है, उपसर्ग है प्र, इसके अंदर अ है, ठीक है। प्र का ये अ अलग कर दिया और बाद में ये ए है और अषणम, ठीक है। तो इस अ का क्या होगा, पर रूप हो जाएगा, मतलब बाद वाले जैसा हो जाएगा। पर रूप मतलब बाद वाले जैसा, मतलब वह क्या बन जाएगा, ए बन गया, ठीक है। इस ए जैसा हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो ए है वो प्र में मिल जाएगा तो प्रे हो जाएगा, और ये बाद में एषणम प्रेषणम, रूप क्या बनेगा, प्रेषणम, ठीक है। आया समझ में। एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण, अवधान ओषति, अवधान ओषति, अवधान ओषति, ठीक है। अव क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अव उपसर्ग है और उस अव में अ है, अगर अलग अलग करेंगे तो इस अ में से अ निकाला और ये प्लस के बाद में ओ शर्त के अनुसार वो भी मिल रहा है, तो इस अ का क्या हो जाएगा, पर रूप होगा। क्या होगा, पर रूप मतलब बाद वाले जैसा। अब इसको जोड़ देंगे वापस, वो हलन था लेकिन ये ओ इस व में मिल गया तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये क्षति है इसी, अब वो क्षति अपना रूप बन जाएगा, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा देखना है कि अ उपसर्ग का अ है, बाद में ए ओ मिल रहा है तो उस अ का पर रूप हो जाएगा, ठीक है। यस, अपने अच संधि का अंतिम भेद है प्रकृति भाव संधि, ठीक है। प्रकृति भाव संधि से आपको लग रहा होगा कि प्रकृति भाव मतलब उसकी जैसी प्रकृति है वैसा वैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। उसका एक और सूत्र है, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, ठीक है। इदुदेद, इदु मतलब ईट, ऊट, एट प्लस स्वर, ईट मतलब ई, सिर्फ ई कहा है, ठीक है। छोटी ई भी नहीं रहेगी, छोटा ऊ भी नहीं रहेगा, आई भी नहीं रहेगा, ठीक है। ईट कहा मतलब ई ही रहेगा, उत कहा मतलब ऊ ही रहेगा, एत कहा मतलब ए रहेगा। ये तीनों वर्ण रहेंगे किसी द्विवचन के अंत में। वो भी शब्द कैसा होना चाहिए, द्विवचन। कैसा होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए। और द्विवचन शब्द है और उसके अंत में बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए है और बाद में स्वर आ रहा है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, प्रकृति भाव संधि होगी। एक और सूत्र है प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, इस सूत्र से इसका प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि होने पर उसको प्रगृह संज्ञा नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा नाम देने में नाम दे दिया, प्रगृह संज्ञा नाम दे दिया तो वहां पर कोई भी संधि नहीं होगी, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। जैसे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, हरिधन एतौ, हरिधन एतौ, ठीक है। हरिधन एतौ, अब देखो यहाँ पर ये हरि शब्द में द्विवचन में है, ठीक है। प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में आएगा हरि, ठीक है। तो ये द्विवचन का है, बड़ी ई आ रही है और बाद में स्वर भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। इस सूत्र से प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी है वैसी वैसी रहेगी। मतलब शब्द रहेगा हरि एतो है वैसा का वैसा रहेगा। अगेन समझ में, अगर किसी द्विवचनांत शब्द के अंत में बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए रहे और बाद में कोई भी स्वर आए तो उसका प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, इस सूत्र से प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि होने पर उसको प्रगृह संज्ञा नाम दे दिया। प्रगृह संज्ञा नाम देने पर वहां पर
कोई अन्य संधि नहीं होगी। कोई भी संधि हो रही हो, कोई भी संधि का नियम लग रहा हो, लेकिन एक बार प्रकृति संज्ञा हो गई तो प्रकृति अचिनित्यम सूत्र लग गया तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि होने पर वो शब्द वैसा वैसा रहेगा। जैसे हरि एतो, हरि धन एतो था तो हरि एते वो ही रहा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। गंगे धन इमे, गंगे धन इमे, ठीक है। ये भी द्विवचनांत शब्द है गंगे, उसके बाद में इमे ई आ रहा, स्वर आ रहा है, ये प्लस से पहले ये ए है, प्लस के बाद स्वर है, द्विवचनांत भी शब्द हैं, जिस कारण से यहाँ पर वही सूत्र लगेगा गया। कौन सा? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। उस सूत्र से प्रक्रिया संज्ञा होगी। प्रक्रिया संज्ञा होने पर यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी। कोई संधि नहीं होगा तो रूप कैसा होगा? है वैसा का वैसा गंगे धन इमे ही बनेगा। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण। एक और ऊ का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ऊ का उदाहरण ले लिया, गुरु धन उत्तमो, ये यहाँ पर लिख रहा हूं, इधर लिख लेते हैं। तीसरा गुरु, ये रू बड़ा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने ऊ बड़ा होना चाहिए, रू बड़ा है। गुरु धनम उत्तमो। अब यहाँ पर वही नियम लग रहा है, गुरु, गुरु शब्द का ही रूप द्विवचन है और ये बाद में ऊ उत्तमो, अपने ऊ स्वर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि होने पर यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, गुरु उत्तमो। ठीक है, आ गया समझ में? संधि समाप्त होती है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे और भी अच्छे वीडियो